देखिए बायोमोलिक्यूल्स में हमारा लास्ट टॉपिक है एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं और ये टर्म कहाँ से आया है? बेसिकली ये टर्म ईस्ट से आया है। कुछ साइंटिस्ट ने देखा था कि ईस्ट में ऐसी प्रॉपर्टी है जो फर्मेंटेशन को इंक्रीज़ कर देती है, फर्मेंटेशन फॉर्मेशन को या अल्कोहल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती है। वहाँ से ये टर्म आया एंजाइम। अब देखिए एंजाइम दो तरीके के होते हैं। एक एंजाइम होते हैं जो सिंपल होते हैं, मतलब उनके साथ ओनली प्रोटीन पार्ट होता है, उसके साथ कोई दूसरी स्ट्रक्चर अटैच नहीं होती। एक दूसरा हमारे एंजाइम होते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम, या इसको हम होलो एंजाइम टर्म दे सकते हैं। ये एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होता है, यानी एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एपोएंजाइम, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स इन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या इनकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर एपोएंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ा हुआ है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या उसके फंक्शन के लिए वो रिक्वायरमेंट है। अब देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। कोफैक्टर्स बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मेटल आयंस भी हो सकते हैं, जो कि इस एपोएंजाइम के साथ जुड़ के इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम टर्म देते हैं कोएंजाइम्स, और मेटल आयन को तो हम मेटल आयन ही बोलते हैं। अब इसमें है कि जो कोएंजाइम और मेटल आयन जो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड होता है उसको हम टर्म देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कोएंजाइम और मेटल आयन जो कि इस एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होंगे तो उनको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड है तो उसके लिए टर्म है कोएंजाइम, लेकिन जो कोएंजाइम और मेटल आयन इस एपोएंजाइम के साथ टाइटली रिलेशनशिप में अटैच होता है या टाइटली बाउंड होता है उसको हम टर्म देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए अगर नेचर की बात करें तो जितने भी आपके मोस्ट ऑफ एंजाइम लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उनकी नेचर प्रोटीन की है। प्रोटीन का मतलब उनकी खुद की स्ट्रक्चर प्रोटीन से बनी हुई है, खुद की स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड से बनी हुई है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी है जो प्रोटीन नहीं है, जैसे राइबोजाइम एक तरह के ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन उनकी नेचर नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल खुद एंजाइम की तरह एक्ट करता है, यानी अगर एक आरएनए स्ट्रैंड है तो उसका एक पार्ट खुद एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, एज ए एंजाइम काम करता है, उसको हम टर्म देते हैं राइबोजाइम। तो मोस्टली तो प्रोटीन है, लेकिन कुछ आरएनएज है जो कि कैटालिसिस का फंक्शन करते हैं, उनको हम राइबोजाइम कहते हैं। अब देखिए ये एंजाइम करते क्या है। एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारी सेल के अंदर हो रही है, हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं। यानी अगर कोई भी आपकी बॉडी में केमिकल कन्वर्जन हो रहा है तो उस कन्वर्जन के रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं। ये कैसे इंक्रीज करते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है मिनिमम एनर्जी required to start a chemical reaction is called activation energy। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सपोज यहाँ पर ये आपका कोई एक कंटेनर है और इसमें आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिनको कि प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन
ये प्रोडक्ट कब बनाएंगे? जब इनकी यहाँ पर मूवमेंट होगी, इनकी मूवमेंट होगी और मूवमेंट होने के बाद ही ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे और कोलिजन करके जो भी इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो इसको मूवमेंट कराना है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक काइनेटिक एनर्जी चाहिए। वो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको हीट की फॉर्म में दे देते हैं तो हीट की फॉर्म में देने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये रैंडम मूवमेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, तभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका कोलिजन होगा और कोलिजन होने से वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो हम हीट दे रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एंजाइम क्या करता है कि जो ये रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन एनर्जी की, इसकी रिक्वायरमेंट को ये कम कर देता है और कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे? अगर सपोज हम दूसरे कंटेनर में सबस्ट्रेट के साथ हम कैटालिस्ट डाल देते हैं, कैटालिस्ट का मतलब है एंजाइम डाल देते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट हमने यहां पर लिया है। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में आने के लिए भी भाई एंजाइम कैसे एक्ट करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, इस सबस्ट्रेट को अपनी सरफेस पर बाइंड कर लेगा। लेकिन इस सबस्ट्रेट के पास कब जाएगा वो? जब उसको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, यानी हीट मिलेगी, एक स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। तो क्या होगा कि जब आप इस नॉर्मल रिएक्शन में देखो जहाँ पर एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा हमें हीट चाहिए ताकि वो एक काइनेटिक एनर्जी, एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को गेन करे जिसमें कि वो इफेक्टिव कोलिजन करे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ी एनर्जी देंगे तो क्या करेगा एंजाइम, इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड, अपनी सरफेस पर बाइंड कर लेगा, यानी उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ले आएगा, उसको अपनी सरफेस पर अटैच कर लेगा ताकि अब वो इजीली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सके। जैसे मैं इसके एक एनालॉजी देता हूँ कि आपके पास सपोज एक बैग है और इस बैग में आपने क्या किया, आपके पास नट है और बोल्ट है। नट एंड बोल्ट है आपके पास इसमें, और इस बैग को आपने मिक्स कर दिया, यानी उसको एक रैंडमली एक बैग में नट और बोल्ट को डाल दिया, फिर उसको आपने हिलाया, मिक्स किया, तो क्या कितना चांस है कि जो नट है वो बोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाए? कितना चांस है? बहुत कम चांस है। लेकिन अगर हम एंजाइम डाल देते हैं तो एंजाइम क्या करेगा कि इस नट और बोल्ट को अपनी सरफेस पर अटैच कर लेगा एक प्रॉपर नियर बाई ओरिएंटेशन में, जिससे कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो एंजाइम क्या करता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है उनको थोड़ी एनर्जी में ही अपनी सरफेस पर वो अटैच कर लेगा और अटैच करने के बाद सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर में वो मॉडिफिकेशन करेगा। देखिए सबस्ट्रेट कोई भी होगा उसके अंदर भी केमिकल बॉन्ड होंगे, तो ये क्या करेगा कि अपनी सरफेस पर अटैच करके वहाँ पर जो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा और नए बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि वो कम एनर्जी में ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी जो हमारी एंजाइम ने क्या किया कि सबस्ट्रेट को एक ओरिएंटेशन में लिया है, पास पास लिया अपनी सरफेस पर, जिससे कम एनर्जी में ही वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करके या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो हमारा एंजाइम का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। अब क्या ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में विदाउट एंजाइम हो सकती है? जी यस, बिल्कुल हो सकती है। कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पर उसको बहुत टाइम चाहिए। यानी अगर जैसे कोई आपकी एंजाइम आपकी बॉडी में पर सेकंड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है,
तो उसको फिर आवर्स चाहिएंगे, बहुत सारे आवर्स चाहिएंगे जिससे कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। ऐसा लिविंग सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि लिविंग सिस्टम एक एक्टिव सिस्टम है, उसको अपने फंक्शन करने हैं एक्टिवली, तो उस पर्टिकुलर जो स्लो रेट है उसको वो नहीं अडोप्ट कर पाएगा, यानी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर एंजाइम इतनी स्लोली एक्ट करेंगे, विदाउट एंजाइम अगर कोई रिएक्शन इतनी स्लोली होगी तो हम अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फास्ट रिएक्शन चाहिए, हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर फंक्शन में काम करे। तो हमारा जो एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है।